दोस्तों यूँ तो पूरी की पूरी यूनिवर्स मिस्टीरियस है, लेकिन क्या आप जानते हैं यूनिवर्स में एक ऐसी मिस्टीरियस चीज जिसपे फिजिक्स के लॉज भी काम करना बंद कर देते हैं, एक ऐसी मिस्टीरियस कॉस्मेटिक बॉडी जो अपने रास्ते में आने वाली चीज को निगल सकती है। यहाँ तक कि यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज यानी लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर पाती है। इस मिस्टीरियस कॉस्मेटिक बॉडी को ब्लैक होल कहते हैं। Black hole. In the black Black holes are among the objects in our universe. Objects in the universe. place of myths and myths. The black hole. ब्लैक होल के इसी मिस्टीरियस नेचर ने न सिर्फ साइंसदानों को बल्कि मूवी मेकर से लेकर राइटर्स और स्पेस लवर्स में भी क्यूरियोसिटी पैदा की है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल इस यूनिवर्स से मल्टीवर्स में जाने का रास्ता है। क्या वाकई ब्लैक होल इस यूनिवर्स से मल्टीवर्स में जाने का रास्ता है? एक ऐसी यूनिवर्स जो हमारे यूनिवर्स से काफी मुख्तलिफ होगी, जहां टाइम और मौत जैसी कोई चीज ही मौजूद हो। तो जैसा हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी इंटरस्टेलर में मेन कैरेक्टर कूपर को एक ब्लैक होल में गिर गया। वाकई ऐसा पॉसिबल है? और क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं? तो इन्हीं सवालों को इस वीडियो में समझते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान फारूक और आप देख रहे हैं फैक्टोलॉजी। ब्लैक होल को समझने के लिए आइंस्टाइन की रेवोल्यूशनरी थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चल के यही थ्योरी ब्लैक होल की डिस्कवरी की वजह बनी। आज से तकरीबन 100 साल पहले आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया था। इस थ्योरी को 2 हिस्सों में पब्लिश किया गया था, द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पब्लिश हुई थी और इसके मुताबिक टाइम स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए कि आप एक स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो आपके लिए टाइम डायलेशन यानी कि टाइम स्लो चलने लगेगा उस इंसान के कंपैरिजन में जो ज़मीन पे होगा। स्पेस क्राफ्ट में आपको टाइम के स्लो होने का पता नहीं चलेगा, बल्कि जब आप ज़मीन पे वापस लैंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना मुख्तलिफ चला। और इस इफेक्ट को द काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम की दूसरी थ्योरी द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी साल 1915 में पब्लिश हुई थी और इसके मुताबिक स्पीड की तरह ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन यानी कि टाइम स्लो होता है, जिसे द ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को समझाने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का मैश इमेजिन करो और अगर इस मैश पे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को रखा जाए तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा वो इस मैश को उतना ही बेंड करेगा। जब ये मैश बेंड होने लगेगा तो इसमें एक कर्वेचर बन जाएगा। इस कर्वेचर की वजह से इस ऑब्जेक्ट के आसपास ग्रेविटी क्रिएट होगी। इसकी वजह से न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बल्कि टाइम की भी डायलेशन होने लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में ऐसी भी चीजें हो सकती है जिनका मास कॉम्पैक्ट होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन वो हमें नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लाइट भी इनसे एस्केप नहीं कर पाएगी और वो ब्लैक होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन साल 1967 में वर्ड ब्लैक होल पहली बार फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर की वजह से लाइमलाइट में आया। 1971 में साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल को देखा, इससे ये तो प्रूव हुआ कि ब्लैक होल वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इससे साइंटिस्ट्स में ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी और ईगरनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये ब्लैक होल्स आखिरकार बनते कैसे हैं? साइंटिस्ट्स का कहना है कि ब्लैक होल स्टार से बनते हैं। चल होता कुछ यूँ है कि हर स्टार खुद को स्टेबल रखने के लिए बाहर से आने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनने वाले फोर्स से काउंटर करके एक इक्विलिब्रियम बना के रखता है। स्टार्स के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस उनके अंदर मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से होते हैं, जो कि एक स्टार के लिए एज अ फ्यूल काम करती है। लेकिन जिस वक्त स्टार का ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसके पास बाहर से आने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं बचती और वो खुद ही कोलैप्स कर जाता है। और अगर इस स्टार का मास कम होता है तो ये एक वाइट डार्क बन जाता है, और अगर ये मास बहुत ही ज़्यादा होता है तो ये एक जेंट सुपरनोवा बन जाता है। और जब ये जेंट सुपरनोवा एक्सप्लोड हो जाता है तब सिर्फ इसका कोर रह जाता है, और अगर ये कोर छोटा होता है तो ये एक न्यूट्रॉन कहलाता है, और अगर ये कोर बड़ा होता है तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या हमारा सन जो कि एक स्टार है
ब्लैक होल बन के अर्थ के साथ साथ तमाम प्लैनेट्स को निगल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए सन का मास बहुत ही कम है। वैसे तो हमारे सन की एज 10 बिलियन ईयर्स है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि अगर सन का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये एक ब्लैक होल नहीं बल्कि एक वाइट डॉर्फ बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि क्या स्टार से बनने वाले ये ब्लैक होल एक जैसे होते हैं? साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल की 4 किस्में होती है। ब्लैक होल की किस्मों में सबसे पहले नंबर पे आते हैं स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल की सबसे कॉमन किस्मों में से है और ये बड़े तारों से बनते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये इनका मास हमारे सन के कंपैरिजन में 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। ब्लैक होल की दूसरी किस्म को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं और ये बहुत ही बड़े होते हैं, इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन कंबाइंड सन्स के बराबर होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बीचों बीच है उसे सजिटेरियस ए कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की ये किस्म बहुत ही इल्यूसिव और लेस अंडरस्टूड होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये 2 छोटे छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बनते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का मास 100 to 1000 कंबाइंड सन्स के बराबर होता है। इसके अलावा ब्लैक होल्स की एक और किस्म भी है जिसे प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं, लेकिन अभी तक हाइपोथेटिकल है। दोस्तों, अगर आप इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए गए ब्लैक होल को देखेंगे तो आपको इसके अराउंड एक रिंग दिखेगा। इस रिंग को एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये रिंग दरअसल डस्ट और गैसियस मैटर होता है जो एक ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इसके चारों तरफ घूमने वाला ये गैसियस मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रब होने लगते हैं। एक्सट्रीम कंप्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से फायर पार्टिकल्स बनते हैं जिनका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसकी वजह से ये ग्लो करने लगते हैं और इनसे इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है जो कि मेनली एक्स-रेज होती है। ये रेडिएशन एक्चुअली इतनी स्ट्रांग होती है कि इनसे सारी गैलेक्सी चमक उठती है और साइंटिस्ट्स को एक ब्लैक होल को आइडेंटिफाई करने में और इसको स्टडी करने में मदद है। 2019 में दुनिया को पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर मिली थी, कुछ ऐसी दिखती थी। इस पिक्चर में भी एक्रेशन डिस्क को देखा जा सकता है। तो इस पिक्चर को हॉरिजॉन से लिया गया था। एक्रेशन डिस्क में ब्लैक होल के जितना जितना करीब जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। एक्रेशन डिस्क के लास्ट हिस्से को फोटोन स्फीयर कहते हैं और यहाँ से ब्लैक होल की बाउंड्री शुरू हो जाती है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। बाउंड्री को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर पाती है। दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल साइंटिस्ट्स के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं कि एक ब्लैक होल के सेंटर में आखिर क्या होगा। तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलरिटी का नाम दिया है। दोस्तों, इसी थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल का सारा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी सिंगुलर में कंप्रेस होता है। तो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा वो स्पेस टाइम के मैश को उतना ही बेंड करेगा। दोस्तों, ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग इन्फिनिट होती है और जिसकी वजह से इन्फिनिट ग्रेविटी भी पैदा होगी। दोस्तों, अगर ग्रेविटी इन्फिनिट होगी तो इसका मतलब यह है कि टाइम भी इन्फिनिटली स्लो चलेगा, लेकिन तब सिंगुलरिटी पे फिजिक्स के सारे लॉज काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाएंगे। तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस करके एक ब्लैक होल के अंदर जाते हैं और जब आप वापस निकलेंगे तब शायद यूनिवर्स ही खत्म हुई होगी। दोस्तों, दरअसल सिंगुलरिटी के बारे में साइंटिस्ट के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, यूनिवर्स की इस मिस्ट्री यानी कि ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को साइंटिस्ट ने तो प्रूव किया, लेकिन ब्लैक होल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक बहुत सारी रिसर्च और नई नई डेवलपमेंट्स चल रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी चैनल यानी कि फैक्टोलॉजी एंड वीलॉग्स को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुश रहे और सलामत रहे।